Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. नमस्कार साथियों, स्वागत है सभी का इस YouTube चैनल पर। साथियों, बात करने वाले हैं साइकोलॉजी की क्लास नंबर 69 की। मित्रों, जो मनोविज्ञान की क्लास है अब आपके चल रही है, उसमें आपके टॉपिक चल रहा है व्यक्तित्व का। बहुत लंबा टॉपिक है, बहुत बड़ा टॉपिक है, लेकिन बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। अभी व्यक्तित्व के टॉपिक की कम से कम यूँ मान लीजिए, ये तो व्यक्तित्व मापन चल रहा है। व्यक्तित्व के टॉपिक में भी आपके क्या चल रहा है अभी? व्यक्तित्व का मापन। अब व्यक्तित्व के मापन में मैंने आपको कि भाई व्यक्तित्व मापन की दो प्रकार की विधियाँ होती है, प्रक्षेपी और अप्रक्षेपी। तो प्रक्षेपी तो पढ़ा चुका हूँ। अप्रक्षेपी विधियों के भी 3 भाग बताए थे, उनमें पहला भाग हो चुका है पूरा। दूसरा और तीसरा भाग, दूसरे में भी मैंने आपको 2 विधियाँ पढ़ा दी है। तो बाकी जो बची हुई विधियाँ हैं दूसरे पार्ट की, और तीसरे पार्ट जो है, इस टोटल जो चैप्टर है व्यक्तित्व का मापन, इसको आज क्लोज करने वाले हैं। बिल्कुल पूरा होने वाला है। एक एक चीज़ मैं बता रहा हूँ, एक एक चीज़। मित्रों, मेरा विश्वास ही नहीं, मेरा दावा है कि आप कहीं पर भी इतनी डिटेल से एक साथ पूरा मैटर नहीं पढ़ सकते। पूरा मैटर की कह रहा हूँ मैं, हर जगह। तो मित्रों, शुरू करते हैं। साथियों, बहिरंग विधियाँ चल रही थी व्यक्तित्व मापन की, जिनको वस्तुनिष्ठ विधियाँ भी कहते हैं। उसमें मैंने आपको 2 विधियाँ पढ़ा दी है। अब आप आज तीसरी विधि के बारे में बात करेंगे, जिसका नाम है निर्धारण मापनी, जिसको रेटिंग स्केल के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ये एक बहिरंग या वस्तुनिष्ठ विधि के अंतर्गत आती है। निर्धारण मापनी को क्या कहते हैं? रेटिंग स्केल। मित्रों, निर्धारण मापनी या जो रेटिंग स्केल है, इसका निर्माण किया था फ्रांसिस गाल्टन ने सन 1884 ईस्वी में। तो एग्जाम में ये प्रश्न बन सकता है कि निर्धारण मापनी या रेटिंग स्केल कौन सी विधि है? तो पहली चीज तो कि अप्रक्षेपी है। अप्रक्षेपी में क्या है? वस्तुनिष्ठ है। फिर इसके जनक कौन है? फ्रांसिस गाल्टन है। फ्रांसिस गाल्टन ने ये विधि कब दी? 1884 में दी। इतना याद रखना है अभी तक। आगे देखते हैं। इस विधि से व्यक्तित्व के सामाजिक पक्ष का मापन किया जाता है। जो बालक का व्यक्तित्व है, या कोई भी पुरुष या महिला है, उसका जो व्यक्तित्व है, उसके सिर्फ सामाजिक पक्ष का ही मापन यहाँ पर इस विधि से करते हैं। मित्रों, फ्रांसिस गाल्टन ने कहा है कि समाज द्वारा किसी व्यक्ति के व्यवहार का कुछ निश्चित बिंदुओं के अंतर्गत निर्धारण करना ही निर्धारण मापनी है। तो मित्रों, पहली चीज तो कि निर्धारण मापनी होती क्या है? ये खुद फ्रांसिस गाल्टन का कहना है कि समाज द्वारा, जो समाज के लोग हैं, उनके द्वारा किसी व्यक्ति के व्यवहार का, कोई पर्सनली एक व्यक्ति है, उसके व्यवहार का कुछ निश्चित बिंदुओं के अंतर्गत निर्धारण करना ही निर्धारण मापनी कहलाता है। जैसे आपने देखा होगा कि आपके गांव में से 2 मेंबर सरपंच चुनाव के लिए खड़े होते हैं। अब आप ऐसे तो ही नहीं कि एक व्यक्ति जिधर कह देगा उधर सभी वोटिंग कर देंगे, नहीं, ऐसा नहीं होगा। समाज के सभी लोग मिलकर के एक निश्चित कि हाँ यार, ये व्यक्ति अच्छा है, इसका आचरण अच्छा है, कुछ बिंदुओं के माध्यम से कि हाँ, अपने को सभी को इसको वोट देना है। तो इस प्रकार को ही क्या कहा जाता है? निर्धारण मापनी। मित्रों, जैसे उदाहरण है, नरेंद्र मोदी जी की लॉकडाउन नीतियों से आप सहमत है, असहमत है या पूर्ण सहमत है? तो इस प्रकार आपके सामने विकल्प होते हैं। अब आप इनमें से किसी एक का चयन करते हैं कि सहमत है, असहमत है, पूर्ण सहमत है। तो अगर जो पूर्ण सहमत वाले ज़्यादा लोग आएंगे तो मतलब बहुत अच्छी चीज़ की, सहमत वाले ज़्यादा लोग आएंगे तो हाँ, मतलब अच्छी बात है, अच्छी नीतियाँ हैं उनकी। असहमत वाले ज़्यादा लोग आएंगे कि नहीं भाई, ऐसा नहीं करना चाहिए। तो इस प्रकार से मित्रों, इस प्रकार से किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व का मापन किया जाता है। तो उसको ही क्या कहा जाता है? निर्धारण मापनी कहा जाता है। मित्रों, आगे देखते हैं। निर्धारण मापनी का 2 रूपों में प्रयोग होता है, 3 बिंदु वाली मापनी और 5 बिंदु वाली मापनी। ये चीज़ें बहुत अंदर की चीज़ें है भाई साहब, कि निर्धारण मापने का 2 रूपों में। ऐसा नहीं है कि यहाँ ये जो 3 विकल्प है, इसकी जगह आप 4 विकल्प ला दो, नहीं, या तो आपको 3 विकल्प देना पड़ेगा या आपको 5 विकल्प देना पड़ेगा। इसलिए तो इसको 3 बिंदु मापनी और 5 बिंदु मापनी भी कहा जाता है। तो मित्रों, ये निर्धारण मापने के का जो
प्रयोग है वो 2 रूपों में किया जाता है। 3 बिंदु के अंतर्गत आप मापन कर सकते हो या 5 बिंदु के अंतर्गत आप मापन कर सकते हो। साथियों, बात की जाए कि जो रेटिंग स्केल है इसका सबसे पहले प्रयोग अमेरिका में, सबसे पहले प्रयोग रेटिंग स्केल का कहाँ हुआ? अमेरिका में। एक शहर है जिसका नाम है इंडियाना, वहाँ पर एक कॉलोनी है जिसका नाम है न्यू होम कॉलोनी। वहाँ पर एक व्यक्ति है जिनका नाम है फ्रेंचनर, मतलब थे, एक व्यक्ति थे फ्रेंचनर ने 1883 में व्यक्तित्व का मापन किया था। व्यक्तित्व का मापन किस विधि से किया था? रेटिंग स्केल से। लेकिन वो सफल नहीं हुए थे। देखिए, वो सफल नहीं हुए थे। अगर वो सफल हो जाते तो जो रेटिंग स्केल के जनक है वो कौन आते? फ्रेंचनर आते। लेकिन जो रेटिंग स्केल है उसके जनक क्या फ्रेंचनर है? नहीं, उसके जनक कौन है? फ्रांसिस गाल्टन है। मित्रों, यहाँ पर फ्रेंचनर ने सबसे पहले प्रयोग किया था और जनक कौन है? फ्रांसिस गाल्टन। साथियों, बात की जाए निर्धारण मापने के प्रकारों की तो इसके 6 प्रकार होते हैं। आंकिक मापनी भी होती है, अंकों में माप सकते हो, शब्दों में माप सकते हो, बिंदु के माध्यम से माप सकते हो, रेखाओं के माध्यम से माप सकते हो, ग्राफ के माध्यम से माप सकते हो, या पड़ताल सूची या चेक लिस्ट बनाकर भी आप रेटिंग स्केल का प्रयोग कर सकते हो। तो रेटिंग स्केल के कुल 6 प्रकार होते हैं। 6 प्रकारों के नाम याद रखने हैं आपको। मित्रों, आशा ही नहीं, मुझे पूर्ण विश्वास है कि आपको रेटिंग स्केल समझ में आई होगी कि रेटिंग स्केल से क्या किया जाता है? व्यक्तित्व के सामाजिक पक्ष का मापन किया जाता है। कितने रूप होते हैं इसके? 2। कौन कौन से? 2 रूपों में ये प्रयोग होती है, 3 बिंदु और 5 बिंदु। कितने प्रकार होते हैं मित्रों इसके? 6 प्रकार होते हैं। और सबसे पहले प्रयोग किसने किया था? फ्रेंचनर ने। लेकिन जनक कौन है? फ्रांसिस गाल्टन। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट विधि। साथियों, व्यक्तिनिष्ठ विधियों में अगली विधि आती है, व्यक्तिनिष्ठ क्या वस्तुनिष्ठ है ना? वस्तुनिष्ठ विधियों में अगली विधि आती है समाजमिति विधि या सोशियोमेट्री, अंग्रेजी में इसको कहते हैं। समाजमिति विधि का सभी ने नाम सुन रखा होगा, बहुत ही प्रचलित विधि है, सभी इसका प्रयोग भी करते हैं। आप भी करते हो प्रयोग, मैं भी इसका प्रयोग करता हूँ, सब। तो जानेंगे इस विधि को मित्रों अच्छी तरह से। इसके जो जनक है वो है जेकब एल मोरेनो। मोरेनो को पूरा नाम है ये मोरेनो का पूरा नाम क्या है? जेकब एल मोरेनो। इन्होंने ही समाजमिति का जो समाजमिति विधि है उसका निर्माण किया था 1934 में। और ये रहने वाले कहाँ के थे मित्रों? स्विट्जरलैंड के ये रहने वाले थे। आगे बात की जाए, जो समाजमिति विधि है वो होती क्या है? देखिए, एक एक चीज़ पढ़ने वाले हैं मित्रों। इस विधि से व्यक्ति के व्यवहार के केवल सामाजिक पक्ष का ही मापन किया जाता है। यहाँ पर भी, ठीक है, जो रेटिंग स्केल है वहाँ पर भी सामाजिक पक्ष का मापन करते हैं। और जो समाजमिति विधि है यहाँ पर भी व्यक्तित्व के सामाजिक पक्ष का ही मापन किया जाता है। मित्रों, सामाजिक पक्ष के मापन की यह सर्वश्रेष्ठ विधि है। देखिए, नाम ही समाजमिति विधि है तो सामाजिक पक्ष की सर्वश्रेष्ठ विधि होना भी चाहिए भाई, नाम भी तो है उसका। तो याद रख सकते हो इस प्रकार से मित्रों आप कि जो समाजमिति विधि है ये सामाजिक पक्ष के मापन की सबसे बेस्ट, सर्वश्रेष्ठ विधि है। मित्रों, कक्षा में मॉनिटर का चयन करना, समाज में सरपंच का चयन करना, विधायक का चयन करना, नेता आदि का चयन करना, ये सभी समाजमिति विधि से ही होता है। इसीलिए तो कह रहा था कि आप भी इसका प्रयोग करते हो, मैं भी इसका प्रयोग करता हूँ। अपन वोटिंग करते हैं कि नहीं करते? तो समाजमिति विधि का ही वो प्रयोग किया जाता है। अर्थात इस विधि में लोकप्रियता के आधार पर सामाजिकता का निर्धारण होता है। देखिए, जैसे जो नेता जितना ज़्यादा लोकप्रिय रहेगा या कक्षा में जो छात्र जितना ज़्यादा लोकप्रिय रहेगा, इस प्रकार से अपन उसको वोट कर देते हैं। तो मित्रों, ये कौन सी विधि है? यही तो समाजमिति विधि है। आगे देखते हैं साथियों, लोकप्रियता के निर्धारण के 3 प्रकार होते हैं। भाई, लोकप्रिय तो है लेकिन कैसे पता चलता है कि ये लोकप्रिय है या कोई और लोकप्रिय है? तो पहला है मतदान के माध्यम से पता चलता है, जो अपन मतदान डालते हैं। दूसरा है सहमति पत्र के माध्यम से पता चलता है। और तीसरा है समाज वक्र के माध्यम से पता चलता है। तो पहले मतदान के बारे में पढ़ेंगे कि मतदान के माध्यम से लोकप्रियता का निर्धारण होता है कि नहीं होता है? जैसे सरपंच का चुनाव हुआ, 4-5 कैंडिडेट खड़े हुए, जिसके ज़्यादा वोट आए वो जीत गया, मतलब ज़्यादा लोकप्रिय वो है। तो ये मतदान के माध्यम से यहाँ पे लोकप्रियता का निर्धारण हो गया। मित्रों, विशेष चीज़, बहुत ही विशेष चीज़ बताना चाहूँगा कि क्योंकि मतदान प्रक्रिया में नामांकन भी होता है। नॉमिनेटिंग नामांकन मतलब ऐसा तो ही नहीं
कि मतदान जा कर के कोई भी दे दे, ठीक है। ऐसा होता है क्या कि मतदान कोई भी दे सकता है, या फिर ऐसा कि कोई भी खड़ा हो जाए बिना फॉर्म भरे ही, ऐसा तो नहीं है ना। नामांकन होना चाहिए इन चीज़ों के लिए। तो जो मतदान प्रक्रिया है उसमें नामांकन प्रक्रिया भी होती है। अतः प्रोफेसर थे एक जॉन किन्स नाम है इनका। जॉन किन्स ने जो समाज मिति विधि है उसका एक और नाम रखा है जिसको कहा जाता है नॉमिनेटिंग टेक्निक। नॉमिनेटिंग टेक्निक मतलब नामांकन पद्धति, इसका नाम दिया है किसने? प्रोफेसर जॉन किन्स ने। किस विधि का? समाज मिति विधि का। लोकप्रियता का निर्धारण दूसरा प्रकार है मित्रों सहमति पत्र के माध्यम से। सहमति पत्र से भी लोकप्रियता का निर्धारण होता है। जैसे मान लीजिए कि कक्षा में मॉनिटर का चयन करना है, अब वहाँ पर कि भाई हाँ आप सहमत हो, हाँ मैं सहमत हूँ कि ये मॉनिटर बन जाए, तो ज़्यादा लोग अगर सहमत हैं तो उसको मॉनिटर बना दिया जाता है। तो इस प्रकार से। और तीसरा और अंतिम प्रकार लोकप्रियता के निर्धारण का समाज वक्र, जिसको सोशियोग्राफ कहा जाता है। तो साथियों, जेकाबेल मोरेनो का एक कथन आता है कि जब बहुत बड़े समुदाय से किसी व्यक्ति के व्यवहार के बारे में प्रश्न करके एक वृत्त का निर्माण किया जाता है तो इस विधि को ही समाज मिति विधि तथा इस वक्र को ही समाज वक्र कहते हैं। जैसे आपने सोशियोग्राफ का निर्माण किया, इस प्रकार से ये ग्राफ बना दिया। अब यहाँ पर समाज के लोगों से आपने प्रश्न किया, अगर अच्छा और सकारात्मक जवाब मिला तो वो ग्राफ ऊपर चला जाएगा, और नकारात्मक जवाब मिला तो वो ग्राफ नीचे चला जाएगा। तो ये जो ग्राफ बन रहा है इसको तो कहा जाता है सोशियोग्राफ या समाज वक्र। और जो ये इस प्रकार से आप प्रश्न करके लोकप्रियता का निर्धारण कर रहे हो समाज वक्र के माध्यम से, इसको क्या कहा जाता है? समाज मिति कहा जाता है। मित्रों, ये तो 2 विधियां मैं पढ़ा चुका हूँ। नेक्स्ट तीसरी विधि के बारे में बात करने वाले हैं। अब तीसरी विधियों में क्या, अब भी वस्तुनिष्ठ विधियां तो आपकी पूरी हो चुकी है। अब लास्ट और अंतिम जो अप्रक्षेपी विधियों के प्रकार है उसमें तीसरा प्रकार मैंने लिखाया था मनोविश्लेषणात्मक विधियाँ। तो साथियों, बात करने वाले हैं मनोविश्लेषणात्मक विधियों के बारे में। मैंने मनोविश्लेषणात्मक विधियों में आपको 2 प्रकार की विधियां बताई थी। दोनों प्रकार की विधियों को पढ़ेंगे। वीडियो बात करने वाले हैं मनोविश्लेषणात्मक विधियों के बारे में जो अप्रक्षेपी विधियों का तीसरा और अंतिम प्रकार है। तो इसमें मैंने आपको सिर्फ 2 ही विधियाँ लिखाई थी। एक तो स्वप्न विश्लेषण विधि लिखाई थी, एक शब्द साहचर्य विधि लिखाई होगी, स्वतंत्र शब्द साहचर्य विधि। तो बिल्कुल इन दोनों विधियों को पढ़ेंगे। मित्रों, पहली विधि आती है स्वप्न विश्लेषण विधि, जिसको ड्रीम एनालिसिस मेथड के नाम से जाना जाता है। देखिए, ड्रीम एनालिसिस मतलब स्वप्न का विश्लेषण यहाँ पे किया जाएगा। जो अपने रात में सपने आते हैं ना अपने को, उसके बारे में यहाँ पर बताया जाएगा। साथियों, इसके जनक कौन है? सिगमंड फ्रायड। सिगमंड फ्रायड ने ये विधि सन 1900 ईस्वी में दी थी। तो आपको ये भी याद रखना है कि जो स्वप्न विश्लेषण विधि है इसके जनक किसको माना गया है? सिगमंड फ्रायड को। बात करते हैं मित्रों स्वप्न विश्लेषण विधि की। इस विधि में अचेतन मन के आधार पर व्यक्तित्व का मापन किया जाता है। देखिए, जो मैंने व्यक्तित्व मापन की प्रक्षेपी विधियां लिखाई थी उसमें भी अचेतन मन के आधार पर व्यक्तित्व का मापन किया जाता है, और जो स्वप्न विश्लेषण विधि है इसमें भी अचेतन मन के आधार पर व्यक्तित्व का मापन किया जाता है। लेकिन मित्रों, स्वप्न विश्लेषण विधि को प्रक्षेपी विधियों में न रख करके अप्रक्षेपी विधियों में मनोविश्लेषणात्मक नाम से एक अलग ही पार्ट इसका बनाया गया है, इसलिए आप इसको प्रक्षेपी में नहीं कर सकते। तो शुरू करते हैं इस विधि को। इस विधि में अचेतन मन के आधार पर व्यक्तित्व का मापन किया जाता है। परीक्षार्थी को अपने स्वप्न का विश्लेषण करने को कहा जाता है, जिसके आधार पर व्यक्तित्व का निर्धारण किया जाता है। तो मित्रों, यहाँ पे देखिए, आपको कोई सपना आता है और आपसे कहा जाता है कि भाई आपको क्या सपना आया था। आप उसका जवाब देते हो कि मुझे ये सपना आया था। इससे कुछ इसमें विश्लेषण करते हैं। जैसे मैं बताऊं आपको, आपसे पूछा जाता है स्वप्न का विश्लेषण। आपसे कोई सपना पूछा जाता है और आपको यदि वो पूरा याद है तो मतलब आपके चेतन मन की अधिकता है और आपका व्यक्तित्व कैसा है? बुरा माना जाता है। अगर सपना आपको आधा याद है तो अर्धचेतन मन की अधिकता है और आपका व्यक्तित्व सामान्य माना जाता है। और यदि आपको सपना बिल्कुल भी याद नहीं है तो आपके अचेतन मन की अधिकता है और आपका व्यक्तित्व अच्छा माना जाता है।
तो मित्रों ऐसा होना चाहिए कि आपको जो सपना आता है वो याद नहीं होना चाहिए। अगर सपना पूरा याद रहता है तो आपका व्यक्तित्व बुरा है, सपना आधा याद रहता है तो आपका व्यक्तित्व सामान्य है, और सपना यदि आपको बिल्कुल भी याद नहीं रहता है तो आपका व्यक्तित्व अच्छा है। मित्रों बिल्कुल इसी प्रकार से है, आप यूँ मत सोचना कि मैंने ये उल्टा लिख दिया है, नहीं, जो इन्होंने विधि में बताया है मैंने उसी प्रकार आपको यहाँ पर बताया है। आगे बात करते हैं साथियों, दूसरा और अंतिम जो प्रकार है मनोविश्लेषणात्मक विधियों में वो है स्वतंत्र या मुक्त शब्द साहचर्य परीक्षण, जिसको फ्री वर्ड एसोसिएट टेस्ट कहा जाता है। FWAT के नाम से इसको जाना जाता है। मित्रों इसके जनक भी सिगमंड फ्रायड है, और सिगमंड फ्रायड ने 1901 में इस विधि का निर्माण किया था, जबकि स्वप्न विश्लेषण विधि का निर्माण कब किया था? सन 1900 में, मतलब 1 साल बाद ही ये विधि प्रस्तुत की थी। तो इस विधि को भी देखेंगे साथियों। यह जो विधि है इस परीक्षण में चेतन मन के आधार पर व्यक्तित्व का मापन किया जाता है, जबकि इसके पहले जो विधि दी थी उसमें अचेतन मन के आधार पर व्यक्तित्व का मापन किया जाता था, और इसमें चेतन मन के आधार पर। मित्रों इस परीक्षण में कुल 50 उद्दीपक शब्द होते हैं। उद्दीपक शब्दों की संख्या भी आपको याद रखनी है। अब इसके बाद में परीक्षार्थी के समक्ष एक उद्दीपक शब्द प्रस्तुत किया जाता है, और उसे 5 मिनट में उस शब्द से संबंधित जितने भी शब्द लिखना चाहे लिखने के लिए मुक्त किया जाता है। मतलब कोई एक शब्द दे दिया 50 शब्दों में से, और उससे बोल दिया कि भाई आपके पास 5 मिनट का टाइम है, आप इससे संबंधित जितने भी शब्द लिख सकते हो आप लिखिए। वो सोचता है, अब सोचता कैसे है? चेतन मन के आधार पर। फिर उद्दीपक शब्दों में लिखे गए शब्दों का साहचर्य ज्ञात करके व्यक्तित्व का मापन किया जाता है। अब देखिए उसने शब्द लिख दिए, शब्द लिखने के बाद में जो शब्द लिखे हैं और जो उद्दीपक शब्द दिया था उन दोनों के बीच में संबंध ज्ञात किया जाता है और उसके व्यक्तित्व का मापन कर लिया जाता है। मित्रों यदि उद्दीपक शब्द में और लिखे गए शब्द में धनात्मक संबंध है तो चेतन मन की अधिकता मानी जाती है और उसका व्यक्तित्व कैसा माना जाता है? अच्छा माना जाता है। अगर जो उद्दीपक शब्द है और लिखे गए शब्द में कोई संबंध नहीं है तो अर्धचेतन मन की अधिकता है और उसका व्यक्तित्व सामान्य माना जाता है। जबकि यदि जो उद्दीपक शब्द है और लिखे गए शब्दों में ऋणात्मक संबंध आता है तो अचेतन मन की अधिकता मानी जाती है और उसका व्यक्तित्व बुरा माना जाता है। मतलब जो स्वप्न विश्लेषण परीक्षण है और जो स्वतंत्र शब्द साहचर्य परीक्षण है, ये दोनों परीक्षण एक दूसरे के विपरीत है। मित्रों बिल्कुल अच्छी तरह से याद रखना है। ये आपके व्यक्तित्व की मापन की विधियाँ पूरी हो चुकी है। मिलते हैं अगले वीडियो में।